आप सभी लोगों को प्रेम भरा नमस्ते। भाषा पार्ट 2 की कक्षा में आपका हृदय से स्वागत है। आशा करता हूँ कि भाषा पार्ट 1 आप लोगों ने देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो मैं अपेक्षा करता हूँ आपसे कि आप उसे ज़रूर देखें, क्योंकि नींव अगर मजबूत होगी तो इमारत बुलंद बनेगी। आप प्रयास अच्छा करें, हम आपके साथ अच्छा प्रयास करने के लिए बिल्कुल भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आपका कमेंट हमारी ऊर्जा है, आपका सब्सक्राइब, आपका शेयर, आपका लाइक हमारे चैनल की ऊर्जा है। तो हमारी ऊर्जा, हमारे चैनल की ऊर्जा आप पर है, आप बनाए रखें। आइए जुड़ते हैं भाषा पार्ट 2 की कक्षा में। भाषा पार्ट 1 के छोटे हुए अवशेष पर, छोटे हुए भाग पर आज एक विस्तृत चर्चा होगी। आप गहनता से लें। वीडियो का छोटा बड़ा होना ये मायने नहीं रखता, आपके लिए मायने ये रखता है कि आप उसको किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं। जरूरी है ज्ञान बेहतर हो। कहा जाता है, एक कहावत है, अधजल गगरी छलकत जाए, अर्थात अल्प ज्ञान नहीं होना चाहिए। आप बेहतर करेंगे, बेहतर विश्वास के साथ जब आप परीक्षा में बैठेंगे तो आपको इतना विश्वास होगा, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जहाँ पर हिंदी पूछी जाती है, आपका मनोबल ये विषय बढ़ा रहा होगा और आप परीक्षा को अच्छे ढंग से बीट कर रहे होंगे, यानी सफलता की सीढ़ी की तरफ बढ़ रहे होंगे। तो आइए समझते हैं भाषा पार्ट 2 में पहली टॉपिक, पहला बिंदु, भाषा का विकास। तो जैसा कि हम आपको बता भी चुके हैं कि आप यह काम करते रहें, नोट करते रहें, पेन और आप अपनी नोटबुक अपने पास रखें। तो भाषा का विकास कैसे हुआ, इस पहलू को हम स्पर्श करेंगे, टच करेंगे, देखेंगे और जानेंगे कि वाकई में कि भाषा का विकास कैसे हुआ है और यहाँ से हमारे एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न हमसे पूछ लिए जाते हैं। तो भाषा का विकास, सबसे पहले मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोगों को इसका ज्ञान थोड़ा बहुत तो है ही। भाषा का विकास सबसे पहले आप ये मान के चलें, हमारी हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, तो सबसे पहले हमें संस्कृत का नाम लेना होगा। उस संस्कृत का जिसे हम आदि भाषा कहते हैं, उस संस्कृत का जो पुराणों में विदित है। सबसे पहली भाषा संस्कृत को ही माना जाता है। समझें तो संस्कृत को अभी हमने कहा, ये आप स्टार बना के भी लिख सकते हैं, हम इसे आदि भाषा की संज्ञा देंगे। और शायद ये थोड़ा सा आदि भाषा किसे कहेंगे, तो संस्कृत को एक स्टार वाली बात बोलें, और स्टार आप बनाएंगे अपने नोटबुक पर। स्टार वाली बात ये है कि संस्कृत को ही आदि व्याकरण भी कहा जाएगा। जैसे हम हिंदी व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं, हिंदी व्याकरण की जानकारी ले रहे हैं, परंतु अगर एग्जामिनर हमसे कभी ये क्वेश्चन कर ले कि आदि भाषा कौन है, तो संस्कृत बताइएगा, आदि व्याकरण कौन है, तो आप संस्कृत बताइएगा। संस्कृत का व्याकरण आदि व्याकरण कहलाएगा। तो ये मान के चलें, संस्कृत के बाद पाली, ये क्रम है भाषा का विकास का कि संस्कृत से पाली का जन्म हुआ होगा। संस्कृत के बाद पाली हुआ, पाली के बाद प्रकृति, और इसके बाद भाषा आई अपभ्रंश। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देखते रहें। हमारा कहना क्या था कि आदि भाषा संस्कृत है। संस्कृत से जन्म हुआ किसका, पाली का। पाली से जन्म किसका हुआ, प्रकृति का। और प्रकृति से जन्म किसका हुआ, अपभ्रंश का। और हम जहाँ पहुँचना चाहते थे वो अब यहाँ है, अपभ्रंश का। अपभ्रंश से जन्म हुआ हिंदी का, आपकी मातृभाषा का। ये महत्वपूर्ण पहलू है। अब यहाँ समझें, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा कर दूं। पाली भाषा, ये स्टार वाली बात है। पाली भाषा, ये महावीर, ये महात्मा बुद्ध, ऐसा करके क्वेश्चन आ जाए तो बताइएगा, पाली भाषा महात्मा बुद्ध जी के समय की है। ये चीज़, पाली भाषा महात्मा बुद्ध जी के समय की भाषा है पाली। और जो प्रकृति भाषा है ये महावीर
स्वामी जी के समय की है, महावीर स्वामी। आप इन्हें इतिहास में पढ़ते हैं। तो हमारा मानना ये था कि हम लोगों ने जाना क्या, सबसे पहले संस्कृत आई, संस्कृत के बाद पाली आई, पाली के बाद प्रकृत आई, प्रकृत के बाद अपभ्रंश आई और अपभ्रंश से हमारे हिंदी का विकास हुआ। और स्टार वाली बात हम लोगों ने यह जाना कि जो पाली भाषा है वो महात्मा बुद्ध के समय की है और जो प्रकृत भाषा है वो महावीर स्वामी के समय की है और जो आदि भाषा है वो संस्कृत है और आदि व्याकरण संस्कृत के व्याकरण को माना जाता है। ये बात क्लियर हो गई है। आगे बढ़ें। कभी कभार आपने एग्जाम में ये प्रश्न जरूर देखा होगा, हिंदी का विकास किससे हुआ? तो जवाब तो आपका अपभ्रंश है। बाई चांस क्वेश्चन थोड़ा सा और बढ़ाया जाए, वहाँ अगर लिखा मिल जाए सौरसेनी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश, तो अब आपको टिक कर देना है कहाँ पर? सौरसेनी पर। अब आप टिक कहाँ करेंगे? सौरसेनी पर। क्यों? क्योंकि अब वो अपभ्रंश के प्रकार में आ गया। विकल्प में अपभ्रंश होता तो अपभ्रंश टिक किया जाता, अपभ्रंश के बजाय सौरसेनी है तो इसका मतलब मान के चलें वो और धरातल पे उतरना चाहता है। तो अब हम सौरसेनी अपभ्रंश को टिक कर देंगे। अगर ये बात स्पष्ट है तो आगे बढ़ते हैं। ध्यान दें, हिंदी भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। वैकल्पिक व्यवस्था ना होने पर अपभ्रंश टिक किया जाएगा, वैकल्पिक व्यवस्था ना होने पर प्रकृत टिक किया जाएगा, वह भी व्यवस्था ना होने पर पाली टिक किया जाएगा। ये सारी व्यवस्था ना होने पर हिंदी का जन्म संस्कृत से मान लिया जाएगा। सिंपल, कुछ करना ही नहीं है। अर्थात ये मान के चलें ये जो विकास का क्रम है, ये जो आपके सामने उल्लिखित है, ठीक इसी तरीके से हमें इसे अपने जहन में, अपने दिमाग में बना लेना है बस। तो इन चीज़ों को नोट कर चुके होंगे, मैं ये आशा करता हूँ, और इसी विश्वास के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ कि आप इसे पूरे मनोवेग से पढ़, समझ और देख रहे होंगे। आइए देखते हैं, कुछ और भाषाओं की बात हम कर लेते हैं जो पॉइंट वाइज या कह सकते हैं लाइन टू लाइन हमसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे मातृभाषा, मातृभाषा से बन गई मानक भाषा और मानक भाषा से बन गई परिनिष्ठित भाषा, परिनिष्ठित भाषा। ये चीज मातृभाषा, मानक भाषा और मानक भाषा से बन गई परिनिष्ठित भाषा और परिनिष्ठित भाषा से बन गई राजभाषा। ये बेहतर पैटर्न है, आप जरा इसे समझें। मातृभाषा के बारे में पार्ट 1 की कक्षा में, भाषा पार्ट 1 में हमने इसके बारे में बताया था। वह भाषा जो हमारे जन्म की भाषा है, वह भाषा जो हम अपने जीवन काल में सबसे पहले सीखते हैं, अपनी माँ से सीखते हैं, अपने परिवार से सीखते हैं, वो मातृभाषा होती है। किसी भी क्षेत्र की मातृभाषा वहाँ की बोली मानी जाती है, पूरे देश की मातृभाषा वहाँ की राजभाषा को मान लिया जाता है। ध्यान दें, तो मातृभाषा तो जन्म की भाषा है। मानक भाषा किसे कहेंगे ये बात हमें जानना है। तो ध्यान दें, मानक भाषा कहा जाता है संवाद की भाषा। ये समझें जरा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। संवाद की भाषा से अभिप्राय हमारा क्या है? हमारा मानना है कि हम रटने पर कम विश्वास करेंगे और समझने पर ज़्यादा, क्योंकि समझी हुई चीज़ें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। ये मान के चलें कि संवाद की भाषा किसे कहा जाता है या संवाद की भाषा क्या है, इसका अभिप्राय क्या है। अर्थात हम किसी भी भारत के किसी भी कोने में जाएं तो कोई एक ऐसी भाषा अपना लो आप जिससे आप लगभग संपर्क आदमी से कर सकते हैं। जैसे मान लो हम उत्तर प्रदेश के निवासी, हम बंगाल चले जाएं तो मुझे लगता है कि हम अगर हिंदी खड़ी बोली में वहाँ बात करते हैं तो लगभग लोग हमारी भाषा को समझ पाएंगे। फिर मैं उत्तराखंड चला जाऊं या फिर भारत के किसी और कोने में चला जाऊं तो वहाँ भी मैं हिंदी खड़ी बोली में बात कर सकता हूँ। इसका मतलब साफ है, वो हमारी भाषा को समझ पाएंगे। इसीलिए उसे क्या कहा गया? संवाद की भाषा। तो मानक भाषा में आ जाएगी आपकी हिंदी। ये क्लियर बात है, मानक भाषा में आपकी हिंदी आ जाएगी। जबकि आप उर्दू में बात करेंगे तो हर जगह हो सकता है लोग ना समझ पाएँ ये चीज़ें। हर जगह आप इंग्लिश में बात करें, हो सकता है लोग ना समझ पाएँ। लेकिन हिंदी खड़ी बोली में भारत के किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो लोग आपकी भाषा को समझेंगे। ये बात क्लियर है।
और ये जो लिखा है परिनिष्ठित भाषा, ये मामला क्या है? ये मामला ये है कि ये ऐसी भाषा है जो शिक्षा और साहित्य में प्रयोग की जाती है। शिक्षा में, साहित्य में। हमारी शिक्षा अभी मौके पे ये जो क्लास चल रही है ये भी परिनिष्ठित भाषा होगी, क्योंकि हम हिंदी पढ़ रहे हैं। और ये मान के चलें, मुझे लगता है ये बात क्लियर कर चुके होंगे आप कि हिंदी ही परिनिष्ठित भाषा है। और ऐसा नहीं है कि केवल हिंदी परिनिष्ठित भाषा में आएगा, ऐसा नहीं है। अंग्रेजी भी आएगी, उर्दू भी आएगी, ऐसी तमाम भाषाएं जो शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग की जाती हैं वो सब परिनिष्ठित में आएंगी, परंतु हमारी हिंदी इसमें भी शामिल है, इसमें भी शामिल है। मेरा कहना ये था मात्र। अब समझें, राजभाषा जिसे आप इसके पहले भी पार्ट 1 में देखा था, हमने लिखा हुआ था, पुनः बता दे रहा हूँ, अनुच्छेद 343 भाग 17 अनुसूची संख्या 8। ये बात हम बता चुके हैं आपसे। हमारी हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। हमारे संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है, 18 बोलियों का उल्लेख है तथा 5 उपभाषाओं का उल्लेख है। स्टार वाली बात बोलें, स्टार वाली बात यह है कि हमारे संविधान में कहीं भी किसी भी जगह राष्ट्रभाषा शब्द का उल्लेख नहीं है। राष्ट्रभाषा शब्द हमारे संविधान में कहीं भी अंकित नहीं है। ये स्टार बना के आप नोट करेंगे कि राष्ट्रभाषा शब्द का हमारे संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। ये बात अगर क्लियर हो गई हो तो मैं एक बार पुनः इस पर नज़र डालना चाहता हूँ कि हम लोगों ने देखा क्या। अभी अभी फिलहाल हम लोगों ने बस केवल इतना देखा कि भाषा का विकास किस तरीके से हुआ। तो एक तरीका ये था और एक तरीका आपके सामने ये है। मैं ये मान के चलूँ कि आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे तो बेहतर। अगर ये बात आप पूरी तरीके से स्पष्ट कर चुके हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। हिंदी किस परिवार की भाषा है, ये बात अगर आपसे पूछें तो आप ये बता दीजिएगा कि हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। भारोपीय परिवार, हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। सौर सेनी अपभ्रंश से निकली हुई भाषा है। ये बात आप बोलिएगा, इसे आप पॉइंट वाइज नोट भी कर सकते हैं और सेट कर सकते हैं दिमाग में, कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। ये आगे बढ़ जाते हैं। ये समझें और ये जहन में ज़रूर उत्सुकता बनी रहती है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, क्या हमारी हिंदी उसमें है? तो हाँ, ये मान के चलें कि सबसे ज़्यादा अगर कोई भाषा बोली जाती है तो वो है मंडारिन। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा मंडारिन है ये। और मंडारिन के बाद दूसरे नंबर पर अंग्रेजी है, तीसरे नंबर पर आपकी हिंदी है और चौथे नंबर पर स्पेनिश है और 5वें नंबर पर अरबी है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि हमारी हिंदी विश्व में बोले जाने के मामले में किस स्थान पर है, तो ये बताएंगे हम लोग। हमारी हिंदी बोले जाने के मामले में विश्व में तीसरा स्थान रखती है। ये बेहतर बात है और इसे इस तरीके से याद रखें। सबसे पहली बोली कौन है या सबसे ज़्यादा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कौन सी है, भाषा कौन सी है, तो मंडारिन है। हाँ, एक संस्था है, मैं उसकी बात कर लूँ। एक संस्था है साझा संसार। साझा संसार नाम की एक संस्था है, राष्ट्रीय संस्था है और इस बात को आप लोग अंडरलाइन कर लें। साझा संसार नाम की एक संस्था है जिसने 21 अगस्त 2021 को नीदरलैंड में एक वेबिनार अर्थात एक सभा का आयोजन करती है, जिसका उद्देश्य था ये बताना कि हमारी हिंदी भाषा पूरी दुनिया में
सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं। ये दावा किसने किया? इस संस्था ने, साझा संसार नाम की संस्था ने 21 अगस्त 2021 को नीदरलैंड के वेबिनार में ये दावा करती है कि हमारी हिंदी सबसे ज़्यादा जगह बोली जाती है। फिर आपके दिमाग में ये बात जरूर आएगी कि फिर ऐसा क्यों कि आपने इसे तीसरे स्थान पर रखा है? ये मैंने नहीं रखा है, ये बात बोला है संयुक्त राष्ट्र ने। अब उससे बड़ा तो कुछ है नहीं। ये मान के चलें कि ये जो आंकड़ा दिया है ये किसका है? संयुक्त राष्ट्र का। तो संयुक्त राष्ट्र ने ये आंकड़ा दिया है कि सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर मंडारिन बोली जाती है, उसके बाद अंग्रेजी और आपकी हिंदी तीसरे नंबर पे आएगी। तो आपको तो जवाब तीसरा देना है, लेकिन ये मैं आपके लिए स्टार वाली बात कर रहा हूँ कि साझा संसार नाम की एक संस्था है जिसने नीदरलैंड में एक वेबिनार का आयोजन किया। उसका उद्देश्य था अपनी हिंदी भाषा का गौरव बढ़ाना तथा दुनिया को यह बताना कि हिंदी सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर बोली जाने वाली भाषा है। ये इसका उद्देश्य था। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपको और बता दूं, नीदरलैंड की एक लड़की जिसका नाम है आरना कपूर ने इसी जनसभा में संस्कृत में श्लोक पढ़े। संस्कृत में क्या पढ़ा? श्लोक। ये चीज़ दिमाग में रखें। तो महत्वपूर्ण बात होगी कि साझा संसार नाम की एक संस्था है जिसने नीदरलैंड में एक वेबिनार, एक सभा का आयोजन करता है जिसका उद्देश्य था हिंदी का गौरव बढ़ाना, हिंदी भाषा को ये बताना दुनिया को कि हमारी हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है। और वहाँ पर नीदरलैंड की एक लड़की ने संस्कृत में श्लोक पढ़ा जिसका नाम था आरना कपूर। आपको इसके पहले मैं बता चुका हूँ, आपके एग्जामिनर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ चुके हैं ये बात कि कौन से द्वीप पर हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है, जिसका जवाब आपने मॉरिशस दिया था। और कौन से देश हैं जहाँ पर हिंदी बोली जाती है? तो ये मान के चलें आपके भारत के बाद नंबर आ जाएगा नेपाल का, जहाँ पर हिंदी सर्वाधिक बोली जाती है। इसके बाद अमेरिका में 6% लोग लगभग हिंदी बोलते हैं। इसके बाद आपके पाकिस्तान का नंबर आ जाएगा। तो ऐसे तमाम देश हैं, सूरीनेम है, टोबैको है, ये हम लोगों ने पहले लिखा है कब? भाषा पार्ट 1 में। तो ये मान के चलें तो हम अब आगे बढ़ जाते हैं और ये टॉपिक भाषा के विकास का जो क्रम था ये हमारे सामने अब पूरी तरीके से समाप्त होता है। परंतु ये मान के चले अगर ये बात किया जाए कभी कि राजभाषा जिसकी चर्चा हमेशा रहती है, राजभाषा किसे कहते हैं? तो सरकारी कामकाज की जो भाषा होती है, सरकारी कामकाज की भाषा वो राजभाषा होगी। और हमारे सारे सरकारी कामकाज ज़्यादातर हिंदी में होते हैं। और अब ज़माना थोड़ा सा आगे जा रहा है तो अंग्रेजी में भी कामकाज बहुत ज़्यादा होने लगे हैं अब। तो सरकारी कामकाज की भाषा जो है वो राजभाषा कहलाती है। परंतु एक महत्वपूर्ण पॉइंट फिर आज की क्लास में मैंने जितनी बार आपको स्टार लगा के दिया है आप उसे अपने दिमाग में भी स्टार लगा करके ही चिन्हित करने वाले हैं। ये मान के चलें वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा जा चुका है। राजभाषा का गठन कब किया गया? राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? राजभाषा का गठन की बात होती तो फिर तो हमारा जवाब 14 सितंबर 1949 ही रहता ना, क्योंकि राजभाषा का दर्जा मिला 14 सितंबर 1949 को, तो जवाब तो वही रह जाता फिर। लेकिन ये मामला कुछ अलग है। राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? तो राजभाषा आयोग का गठन अगर पूछे तो 1955 आप बता दीजिएगा। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी बीजी खेर जी ने। ये राजभाषा आयोग का गठन होता है। राजभाषा केवल राजभाषा आएगा तो 14 सितंबर 1949 बताइएगा, ये आयोग की बात हो रही है। तो राजभाषा आयोग का गठन 1955 में होता है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो बीजी खेर जी करते हैं। तो भाषा के विकास से लगभग आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिल चुके हैं। और अब हमारी अगली टॉपिक होगी भाषा के अंग। तो आप लोग इसे नोट कर चुके होंगे, मैं इस चीज़ को मिटा देना चाहता हूं अब। और अब आप अपनी नोटबुक पर एक टैगलाइन बना लीजिए, एक हेडिंग डाल लीजिए, या एक जिसे भाषा का अंग बोला जाएगा। ये मान के चलें कि अब एक महत्वपूर्ण पहलू जहाँ से हम हिंदी व्याकरण की तरफ अग्रसर हो रहे हैं
भाषा का अंग। हमेशा अक्सर क्वेश्चन इसी पहलू से पूछ लिया जाता है कि भाषा के अंग कितने हैं। तो पहला तो जवाब यही होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि भाषा के अंग 4 हैं, लेकिन अगर मुख्य अंग की बात आ जाए, भाषा के मुख्य अंग कितने हैं, तो आपका उत्तर तुरंत बदल जाएगा। भाषा के अंग 4, भाषा के मुख्य अंग 3। तो सबसे जरूरी बात तो यही हो गई कि जरा ये जान लेते हैं कि भाषा का मुख्य अंग 4 कौन सा है, मुख्य अंग 3 कौन सा है और भाषा के चारों अंग कौन से हैं। ये बात जानने के लिए देखेंगे, सबसे पहला अंग है भाषा का लिपि, दूसरा है बोली और तीसरा है साहित्य और चौथा है व्याकरण, जिसे हम कब से ढूंढ रहे हैं। हिंदी का व्याकरण ही तो पढ़ना चाहते हैं हम लोग, और ये अब जाके मिल रहा है कि ये कहाँ है। यहाँ ये भाषा के अंग में ही तो शामिल है। और हमने आपसे बताया भी था कि जो भाषा है उसे व्याकरण की आवश्यकता है, वो नियमों की मोहताज है, परंतु लिपि में ऐसा नहीं होता। तो इसी व्याकरण को पढ़ना चाहते हैं हम, और अब यहाँ से ये व्याकरण हमें मिलने वाला है। लेकिन इसके पहले हम इन तीनों चीज़ों के बारे में थोड़ी बहुत तो जानकारी हासिल करने वाले हैं। ध्यान दें, लिपि का मतलब मैं शॉर्टकट में आपको बताऊं, भाषा लिखने का तरीका, लिखने का तरीका लिपि कहलाएगा। भाषा का क्षेत्रीय रूप, भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाएगा। भाषा लिखने का तरीका लिपि है, भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली है, और भाषा का सृजनात्मक। एक क्वेश्चन आपसे मैं अभी करना चाहता हूँ, आप बोर ना हो इस वजह से एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। आप हमें बताएं कि आप अपने घर पर किस चीज़ का सृजन करते हैं। सृजन से तात्पर्य क्या है? सृजन क्या है? सृजन का मतलब होता है जो हम, यानी ऐसी वस्तु या ऐसी चीज़ें जिसे हम काफ़ी दिनों तक बचा के लिए रखना चाहते हैं। जैसे अचार हो गया, ये सृजन किया जाता है। ये मान के चलें तो भाषा का जो साहित्य है, साहित्य का मतलब जो किताबें, जो तमाम प्रकार की साहित्य हमारे सामने आई हैं, इनका क्या किया गया है? सृजन। क्योंकि ये आज की नहीं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली बात है। इसी को भाषा का सृजनात्मक रूप कहा जाता है, जिसे हम साहित्य कहते हैं। भाषा का क्षेत्रीय रूप का मतलब जो किसी निश्चित दायरे में बोली जाती है, जैसे अवधी हो गई, जैसे ब्रज भाषा हो गई, जैसे तेलुगु हो गई, मलयालम हो गई, ये किसी निश्चित क्षेत्र की बोलियां हैं और इन्हें हम बोली कहेंगे क्योंकि एक निश्चित दायरे में बोली जाती है। और भाषा लिखने का तरीका क्या कहलाएगा? लिपि कहलाएगा। मैं ये आशा करता हूँ कि आप परिभाषा से अवगत हो चुके होंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य बस इतना है, जो लिखने का तरीका है वो लिपि है, जो किसी क्षेत्र विशेष में बोला जाता है वो वहाँ की बोली है, तथा उसी भाषा का जब किसी साहित्य में, किसी ग्रंथ में, किसी किताब में वो भाषा अंकित कर दी जाती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाले लोग इसका अध्ययन करते हैं, वो साहित्य कहलाता है। ये बात क्लियर हो गई आपको? अब ये मान के चलें कि लिपियों के बारे में क्या क्वेश्चन किया जाता है, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तो यही है, देवनागरी लिपि। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि हमारी हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई है। तो जाहिर सी बात है, हमारी हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है। और मैं यही बता देना चाहता हूँ कि ये कैसी लिखी गई है, तो बाएं से दाएं लिखी गई है। ये बात ऐसे भी समझ सकते हैं, मैं बाएं से दाएं ही तो लिख रहा हूँ, तो हिंदी बाएं से दाएं लिखी गई है। आप भी बाएं से दाएं ही लिख रहे होंगे कि कोई ऐसा भी है जो दाएं से बाएं लिख रहा है। ऐसा तो मुझे लगता कोई नहीं होगा, क्योंकि बाएं से दाएं ही लिखा जाएगा और इस लिपि को देवनागरी कहेंगे। ऐसा नहीं कि केवल हिंदी देवनागरी में लिखी जाती है, आपकी संस्कृत भी तो देवनागरी है, संस्कृत भी देवनागरी लिपि के अंतर्गत आती है। और मैं ये बात करूं खरोष्टी लिपि में कौन सी भाषा लिखी गई है, तो आप
जवाब दें उर्दू। खरोष्टी लिपि में उर्दू लिखी गई और ये कैसे लिखी जाती है? ये दाएं से बाएं लिखी जाती है, इसलिए पहलू महत्वपूर्ण है। देवनागरी बाएं से दाएं लिखी जाती है और खरोष्टी दाएं से बाएं लिखी जाती है। आप किसी उर्दू लिखने वाले व्यक्ति को देखें, वो हमेशा दाएं से बाएं की तरफ आएगा, और जबकि आप बाएं से दाएं की तरफ जा रहे होते हैं। आगे समझें, एक लिपि है गुरुमुखी, और गुरुमुखी लिपि में लिखा क्या गया है, या गुरुमुखी लिपि किस भाषा की है? तो पंजाबी की, ये बात याद रखें। और यहाँ रोमन लिपि की बात कर लेता हूँ। रोमन लिपि में कौन सी भाषा लिखी गई? अंग्रेजी है, जर्मन है, फ्रेंच है, ये सारी चीज़ें रोमन लिपि में लिखी गई। और रोमन हम पढ़ते भी हैं, ये तो रोमन लिपि का ही तो मसला है। 1 2 3 4 रोमन ही तो है। कहाँ नहीं पढ़े हैं हम लोग रोमन भी पढ़े हैं। भले ही उस चीज़ को बहुत गहराई से ना ध्यान दिया हो, लेकिन पढ़े तो रोमन भी हैं, पढ़े तो देवनागरी भी हैं और पढ़ भी रहे हैं। तो रोमन लिपि, देवनागरी लिपि, खरोष्टी लिपि, गुरुमुखी लिपि। थोड़ा सा इतिहास में अगर आप जाओ तो एक लिपि बहुत चर्चा में थी, ब्राह्मी। और ब्राह्मी लिपि जिसमें अशोक के अभिलेख मिले, याद आया होगा ये बात। ब्राह्मी, जो ब्राह्मी लिपि है काफ़ी पुरानी है, और ये क्यों फेमस है? क्योंकि अशोक के अभिलेख, ये जो अशोक के अभिलेख थे वो किस लिपि में लिखे गए थे? तो ब्राह्मी लिपि में। और इसको पढ़ने का श्रेय, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा था? तो ये याद रखें, जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। स्टार वाली बात बोलें, जेम्स प्रिंसेप ने केवल ब्राह्मी लिपि को ही नहीं पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप ही वो व्यक्ति था जिसने सबसे पहले इस लिपि को भी पढ़ा था, खरोष्टी को। महत्वपूर्ण है ये बात। जेम्स प्रिंसेप ने केवल ब्राह्मी लिपि को ही ना पढ़ करके, एक स्टार वाली बात मैंने आपसे बोला कि जेम्स प्रिंसेप ने खरोष्टी लिपि को भी पढ़ा था। ये महत्वपूर्ण है, इस बात को आप दिमाग में, जहन में बैठा लें। क्या आप पूरी मनोवेग से हमें देख पा रहे हैं? क्या आप पूरी चेतना के साथ पढ़ रहे हैं? ये आंकड़ा, ये चीज़ें अगर आप अच्छे ढंग से कर पा रहे हैं तो मैं आपसे पुनः एक क्वेश्चन करता हूं कि हिंदी भाषा का कौन सा वह शब्द है जो सबसे ज़्यादा बोला जाता है? हिंदी भाषा का कौन सा वो शब्द है जो सबसे ज़्यादा बोला जाता है? कौन सा वो शब्द है जो सबसे ज़्यादा बोला जाता है? ये क्वेश्चन हमारा आपसे है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं जब क्लास की शुरुआत कर रहा था तो आपसे हमने कहा कि आप लोगों से सप्रेम नमस्ते बोला हमने, और उसमें एक शब्द का उल्लेख किया, नमस्ते। यह नमस्ते, यही वो नमस्ते है जो हिंदी भाषा में सर्वाधिक बोला जाने वाला शब्द है। ये महत्वपूर्ण बात आप ध्यान रखें। तो हिंदी भाषा में सबसे ज़्यादा बोला जाने वाला शब्द नमस्ते है। ये तमाम लिपियों की बात हुई। हाँ, एक लिपि और है, बहुत बार ये भी एग्जाम में पूछी गई और मुझे लगता है आप लोग जान ही रहे हैं, ब्रेन लिपि, जो लुई बेल नाम के वैज्ञानिक ने खोजी। नेत्रहीन ब्रेल लिपि जो नेत्रहीन लोगों के लिए थी या बनाई गई लुई बेल की, वो जाने रखें। हमारी भाषा हिंदी है तो हम हिंदी से ही अभी रिलेटिव रहेंगे, जुड़े रहेंगे। तो ये अगर आप इस बात को अच्छे ढंग से जान चुके हों तो मैं आगे बढ़ने का प्रयास करूं। तो लिपि, देवनागरी की बात हुई, खरोष्टी की बात हुई, गुरुमुखी की बात हुई तथा रोमन की बात हुई। इन सब बातों पे चर्चा हो जाने के बाद मैं बोली पर थोड़ा सा चर्चा करना चाहता हूँ। ये लास्ट टॉपिक होगी बोली, और इस पर थोड़ा सा हम आपसे बात कर लें क्योंकि यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो अब बात होगी बोली की। बोली, महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके पहले भाषा पार्ट 1 में आपने देखा, या ये कह दूं
कि पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि उपभाषा 5 बताई गई थी, उपभाषा 5 बताई गई थी और भाषा 22 बताई गई थी, बोलियां 18 बताई गई थी। तो उपभाषा जिनकी संख्या 5 है मैं उन्हें आपके सामने अंकित करना चाहता हूं। एक है पूर्वी हिंदी, दूसरी है पश्चिमी हिंदी और तीसरी है राजस्थानी हिंदी और चौथी है बिहारी हिंदी और इसके बाद पहाड़ी हिंदी। ये पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और बिहारी हिंदी तथा पहाड़ी हिंदी, ये उपभाषाओं के 5 पार्ट हैं और इनके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां शामिल हैं जरा उस पर गौर करिएगा। पूर्वी हिंदी है, इसमें शामिल है अवधी, इसे याद रखिएगा आप, बघेली और एक है छत्तीसगढ़ी। अपनी तरफ से कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक मत बना लीजिएगा, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आप ऐसा कतई काम ना करिएगा कि हम इसमें से भी इंपॉर्टेंट छांट लें। अक्सर हम लोग काम चोरी करते हैं, लेकिन ऐसा मत करिएगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा ना करिएगा। विश्वास बनाइए, अपने अंदर विश्वास पैदा करिए, आप कर सकते हैं, आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। हमारी दुआएं, हमारा प्रयास, हमारी मेहनत आपके साथ है। मैं पूरे तन मैदा के साथ आपसे जुड़ा हूं और मेहनत आप भी हमारे साथ करते रहें। और हमने आपसे बार बार कहा कि ये चीज़ गहनता से लें, गहराई से लें और बेहतर करने का प्रयास करें। देखिएगा, तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये 3 भाषाएं पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएंगी। पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, खड़ी बोली हो गई, हरियाणवी हो गई, कन्नौजी हो गई और एक आपका बुंदेली हो गई। राजस्थानी में, राजस्थानी हिंदी में आप इसे नोट करते रहें, खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी, बुंदेली, इस चीज़ को आप नोट कर लें क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा नोट करने वाला है, थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा इसमें। ऐसे इसमें कोई दूसरा चारा है नहीं हमारे पास, तो हम लोग इसे थोड़ा सा याद करने का ही प्रयास करेंगे। बेहतर करिए, आप खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी, बुंदेली इसमें लिखेंगे। यहाँ पहली तो राजस्थानी आ सकती है, दूसरा लिखा मिल सकता है मारवाड़ी, एक लिखा मिल सकता है आपको मलावी, एक जयपुरी, ऐसे लिख करके आ सकता है, ये राजस्थानी है। बिहारी हिंदी में एक मगही और एक मैथिली, मगही, मैथिली और पहाड़ी हिंदी में गढ़वाली और एक है कुमाऊनी, ये चीज़। तो ये रही बोलियां कौन सी जो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएंगी, वो आपके सामने मैंने उल्लिखित कर दिया। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली हमने लिखा, हरियाणवी लिखा, कन्नौजी लिखा, बुंदेली लिखा और राजस्थानी के अंतर्गत राजस्थानी, जयपुरी, ये तो दोनों आराम से आपको याद ही हो जाएंगे। एक मारवाड़ी है और एक मलावी लिखा हमने। बिहारी में मगही, मैथिली, यहाँ एक बढ़ा भी सकते हैं, वो भी भोजपुरी, ये आपको पूरी तरीके से पता होगा। भोजपुरी फिल्में भी हो सकता है आप लोग देखते ही देखते हो, तो भोजपुरी। और पहाड़ी हिंदी में गढ़वाली और कुमाऊनी है, ये बोलियां हैं। अगर इस चीज़ को आप नोट कर चुके हो तो मैं थोड़ा सा इसे मिटाने का प्रयास करता हूं। और अब थोड़ी बहुत ये बात जान लें हम लोग कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बोलियों से कैसे पूछा जाता है। आपने बहुत बार देखा होगा, ये लिखा मिलता है कि तेलुगु कहाँ की बोली है, मलयालम कहाँ की बोली है। कुछ बोलियां तो ऐसे हैं जिसे एग्जामिनर भी पूछना पसंद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप उसका उत्तर तुरंत जान रहे होंगे। जैसे अगर हम मराठी कहें, महाराष्ट्र बता दोगे। अगर हम उड़िया कहें तो उड़ीसा बता दोगे, है ना आसान। तो ये तो बिल्कुल, अगर हम गुजराती कहें तो गुजरात बता देंगे आप। इसीलिए एग्जामिनर थोड़ा सा हटकर पूछेगा।
वो कहेगा तेलुगु कहाँ की है, जिससे आप गलती कर बैठे तमिल लगा दें, लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए कुछ बोलियों को भी आप जान लें कहाँ की हैं। जैसे तेलुगु, ये इसके आगे आप लिखेंगे आंध्र प्रदेश, और मलयालम जो है कई बार पूछा गया एग्जाम में, मलयालम केरल की है, कन्नड़ कर्नाटक की है। मैं इसे नहीं लिखना चाहता हूँ क्योंकि आप इसे बेहतर ढंग से जान पाएंगे, बता भी पाएंगे। तो तेलुगु याद रखना, मलयालम याद रखना। अगर अवधी पूछा जाए, अब यहाँ मैं महत्वपूर्ण पहलू लिखना चाहता हूँ, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखने का प्रयास करें। पहली बात, अवधी कहाँ की बोली है? विकल्प नंबर 1 बिहार, विकल्प नंबर 2 उत्तर प्रदेश, विकल्प नंबर 3 हरियाणा। बगैर किसी डाउट के आप उत्तर प्रदेश टिक करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अवधी का मूल स्थान क्या है? तो अब उत्तर प्रदेश के अंतर्गत वो जिला पूछ लेगा आपसे, फिर यहाँ समस्या होगी। इसलिए मैं थोड़ा सा इसको और गहराई में जाकर के बताना चाहता हूँ। ध्यान दें, अवधी के बारे में अगर पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा लखनऊ अवध क्षेत्र, लखनऊ और अवध क्षेत्र में ये अवधी बोली जाती है। क्लियर है बात? अवधी के बाद आपसे कभी इस तरह क्वेश्चन आए कि ब्रज भाषा कहाँ की है, तो ब्रज भाषा को बता देना मथुरा की है, आगरा की है। ये चीज़ अभी ऊपर हमने लिखा था बघेली, बघेली मूल रूप से भाषा कहाँ की है? तो बघेली है रीवा, रीवा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और एक आया था बुंदेली, बुंदेली कहाँ की है? तो छतरपुर, ये भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मलावी हमने अभी आपके सामने लिखा था, मलावी उज्जैन, ये भी कहाँ है? मध्य प्रदेश। तो मैं आपको यह बताना चाह रहा था कि अक्सर उसका मूल स्थान पूछ लिया जाएगा, तो पूछने दो। मूल स्थान पूछें तो हम मूल स्थान याद करके आए हैं। ये मान के चलें कि ब्रज भाषा मथुरा आगरा की है, बघेली रीवा की है, बुंदेली छतरपुर की है, मलावी उज्जैन की है। और अभी भाषा पार्ट 1 में हमने मारवाड़ी के बारे में जिक्र किया था। मारवाड़ी कहाँ की मूल भाषा है? तो मारवाड़ी जोधपुर जो कि राजस्थान में है, बीकानेर जो कि राजस्थान में है। ये चीज़ ध्यान दें, ये राजस्थान की बोलियाँ मारवाड़ी होगी, मलावी होगी, बुंदेली होगी। खड़ी बोली के बारे में अक्सर पूछा जाता है, इसको भी मैं यहाँ लिख देना चाहता हूँ। खड़ी बोली, खड़ी बोली कहाँ की है? दिल्ली, मेरठ, बिजनौर, दिल्ली, मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर। ये क्लियर है? खड़ी बोली दिल्ली की है, मेरठ की है, बिजनौर की है, सहारनपुर की है। स्टार वाली बात बोलें तो दिल्ली, मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर आदि जगहों पर बोली जाने वाली ये खड़ी बोली एक और नाम से जानी जाती है, जिसका नाम है कौरवी। ये बात याद रखें, ये कौरवी इसी खड़ी बोली का दूसरा नाम है। तो कभी कभार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएंगे और आपसे ये पूछ लिए जाएंगे। तो मैं ये मान के चलूँ कि भाषा पार्ट 2 की जो भी टॉपिकें थी, जो भी आपके सामने अभी तक हमने अंकित किया, उसे आप अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे। अगर कहीं भी किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हमने आपसे कहा था आपका कमेंट हमारे लिए ऊर्जा है, और आपका लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर ये चैनल की ऊर्जा है। तो दोनों को बनाए रखें, यही आपसे अपेक्षा है। और इसी टॉपिक के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। दोबारा फिर मिलेंगे। नमस्कार।